अंधेरी रात, जंगल की सुनसान खामोशी और झाड़ियों के पीछे छिपा एक ऐसा राज जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। एक सुबह टहलने निकले पति पत्नी ने जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक जली हुई लाश जिसकी पहचान मिटाने की हर कोशिश की गई थी। कौन थी वो महिला? किसने उसे इस हालत में यहां लाकर छोड़ा? और रात के अंधेरे में कौन सा ऐसा खेल खेला गया जिसकी कहानी सीसीटीवी फुटेज में छिपे एक सुराग ने उजागर कर दी। धीरे धीरे खुलते पर्दों ने सामने ला दिया एक खौफनाक सच, एक ऐसा सच जिसमें प्यार, धोखा और जुनून ने मिलकर एक बेहद डरावनी वारदात को जन्म दिया था। आज हम आपको बताएंगे उस ब्लाइंड मर्डर केस की पूरी कहानी, जहां पीड़ित कौन था और कातिल कौन, सब कुछ रहस्य की धुंध में छिपा था। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हरिद्वार का एक शांत सा मोहल्ला जिसकी गलियों में दिन रात चहल पहल रहती थी, वही पिछले 2 सालों से सलमान और सीमा खातून का प्रेम छुपते छुपाते पनप रहा था। सीमा, जो शादीशुदा होने के बावजूद सलमान से दिलोजान से मोहब्बत करती थी, हर हाल में उसका साथ चाहती थी। लेकिन वक्त बीतते बीतते सलमान पर दबाव बढ़ने लगा। उसका परिवार उसकी शादी किसी और लड़की से करना चाहता था और इसी वजह से वो पिछले 1 साल से सीमा से दूर होने की कोशिश कर रहा था। सीमा का दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो जुदाई को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। बार बार समझाने पर भी जब सीमा ने हार नहीं मानी तो सलमान का धैर्य टूटने लगा। उसकी निराशा धीरे धीरे एक खतरनाक योजना का रूप लेने लगी। एक ऐसी योजना जिसमें सीमा के लिए कोई जगह नहीं थी। मोहल्ले में ही रहने वाली ड्रग सप्लायर मेहरुन्निसा की भी सीमा से पुरानी दुश्मनी थी। सलमान को यह बात मालूम थी। जब दोनों की मजबूरियां और नफरतें एक जगह आकर टकराईं, तो उन्होंने मिलकर सीमा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच ली। 17 अक्टूबर 2025 की शाम को मेहरुन्निसा ने सीमा को फोन पर काशीपुर के केवियार तिराहे पर बुलाया। सीमा, जो अब भी सलमान पर भरोसा करती थी, बिना किसी शक के वहां पहुंच गई। वहां सलमान और मेहरुन्निसा पहले से मौजूद थे। वे तीनों पास खड़े कंटेनर के केबिन में बैठकर बातें करने लगे। सीमा का मन फिर वही पुरानी जिद लिए बैठा था। वो सलमान से शादी करना चाहती थी, चाहे हालात कैसे भी हों। सलमान ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सीमा नहीं मानी। केबिन में तनाव गहराता गया। तभी सलमान ने मेहरुन्निसा की ओर एक इशारा किया जिसे वो भाप चुकी थी। अगले ही पल मेहरुन्निसा ने सीमा के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। सलमान ने सीमा की चुन्नी उठाई और अपनी योजना को अंजाम देने लगा। चीख, विरोध और संघर्ष, सब कुछ ही मिनटों में थम गया। मेहरुन्निसा सीमा को अपने हाथों से तब तक जकड़े रही जब तक सीमा की मौत न हो गई। सीमा की मौत के बाद रात के अंधेरे ने और भी गहराई ले ली थी। मेहरुन्निसा तेजी से वहां से निकल गई, जैसे वो खुद इस खामोशी से डर रही हो। उधर सलमान कुछ देर तक निर्जीव सीमा को देखता रहा। फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने अगला कदम बढ़ाया। वो जानता था कि अब उसे लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। सीमा का शव कंटेनर में ही पड़ा था। सलमान ने कंटेनर का दरवाजा बंद किया और उसे हरिद्वार की तरफ बढ़ा दिया। रास्ते भर वो बेचैन था, बार बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जैसे कंटेनर के भीतर छाई खामोशी उसकी सांसों को दबा रही हो। नगीना पहुंचते ही उसने एक जेरी कैन निकाला और कंटेनर के डीजल टैंक से करीब 6-7 लीटर डीजल भर लिया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मौका मिलते ही सीमा के शव को पूरी तरह मिटा देना है। फिर उसने कंटेनर को हरिद्वार की ओर मोड़ दिया। सड़कें सुनसान थी और ऊपर आसमान में बादल छाए हुए। सलमान रास्ते भर ऐसी जगह खोजता रहा जहां किसी की नजर न पड़े। आखिरकार रात के करीब 12 बजे उसे एक सुनसान इलाका मिल गया। उसने कंटेनर को अंधेरे में एक तरफ खड़ा किया, इंजन बंद किया और कुछ देर धड़कने शांत होने का इंतजार करता रहा। फिर वो केबिन से नीचे उतरा। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा मजबूत। उसने सीमा के निष्प्राण शरीर को नीचे उतारा और खींचते हुए पास की झाड़ी तक ले गया। वहां उसने पहले एक दरी लाकर शव पर डाल दी ताकि आग तेजी से भड़के। उसके बाद उसने जेरीकेन में भरा हुआ पूरा डीजल सीमा के शरीर पर उड़ेल दिया। एक छोटी सी चिंगारी और कुछ ही पलों में आग भड़क उठी।
लपटें आकाश की ओर उठती रहीं और सलमान कुछ देर उन्हें खौफ और राहत के मिले जुले एहसास के साथ देखता रहा। सीमा की लाश को आग के हवाले करने के बाद वो तुरंत कंटेनर लेकर देहरादून के लिए निकल गया। अगली सुबह जंगल की हवा हमेशा की तरह ठंडी और नम थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि डॉक्टर सुधांशु शुक्ला अपनी पत्नी के साथ रोज की तरह गजीवाली के जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। ये उनकी रोजमर्रा की आदत थी, साथ साथ टहलना, ताजी हवा लेना और दिन की शुरुआत शांति से करना। गजीवाली का ये इलाका खूबसूरत तो था, लेकिन जंगली भी। यहां कभी कभी बंदरों के झुंड दिखाई दे जाते, तो कभी कोई जहरीला सांप झाड़ियों में सरकता हुआ मिल जाता। कुछ दिनों में जंगल के ऊपरी हिस्से में जंगली हाथियों या गुलदार की मौजूदगी की खबर भी मिलती थी। इसलिए डॉक्टर शुक्ला हर कदम सावधानी से रखते और अपनी पत्नी को भी लगातार सतर्क रहने की हिदायत देते। 18 अक्टूबर 2025 की सुबह भी ऐसा ही होना चाहिए था, एक सामान्य, शांत और नियमित सैर। परंतु इस दिन उनकी राह में कुछ ऐसा था जो आने वाले कई दिनों तक जंगल ही नहीं, पूरे इलाके में सनसनी फैला देगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक झाड़ी के पास पहुंचे। उन्हें कुछ अलग सा नजर आया। झाड़ी का एक हिस्सा जला हुआ था, मानो हाल ही में आग लगी हो। डॉक्टर शुक्ला ने भौहें सिकोड़कर उस ओर देखा। यह दृश्य इस इलाके में असामान्य था, क्योंकि यहां कोई भी यूं आग नहीं लगाता। जब वे थोड़ा और पास पहुंचे तो उनकी सांसें थम गई। जली हुई झाड़ी के पीछे एक जली हुई लाश पड़ी थी। शरीर काले कोयले जैसा हो चुका था। पहचानना लगभग असंभव था। ये कौन हो सकता है? डॉक्टर शुक्ला की आवाज कांप गई। उनकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। सुनसान जंगल में कोई लाश, और इस हाल में वो भी घबराकर पीछे हट गई। दोनों तुरंत पीछे हटे और तभी उन्हें सड़क से आते कुछ लोग दिखाई दिए। उन्होंने हाथ देकर उन लोगों को रोका और कांपती आवाज में जंगल के भीतर पड़े इस भयानक मंजर के बारे में बताया। कुछ ही मिनटों में वहां 10-15 लोग जमा हो गए। सब धीरे धीरे आगे बढ़कर उस जली हुई लाश को देखने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बहुत पास जाए। फिर भी लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। शव लगभग पूरी तरह जल चुका था। बस दोनों पंजे और हाथों की कलाइयां ही जली नहीं थी। किसी की नजर पैरों में पड़े बिच्छुओं पर गई। ये तो किसी शादीशुदा औरत के लगते हैं, किसी ने धीमे से कहा। भीड़ में खुसर पुसर बढ़ती गई। हर कोई डर और हैरानी में था। कौन इतनी रात यहां लाश जलाकर गया होगा और क्यों? अंततः फैसला हुआ कि पुलिस को तुरंत खबर दी जाए। यह क्षेत्र हरिद्वार जिले के नजीबाबाद रोड पर स्थित थाना श्यामपुर के अंतर्गत आता था। इसलिए वहां मौजूद एक व्यक्ति ने तुरंत थाने में फोन करके पूरे मामले की जानकारी दे दी। सुबह के ठीक 7 बजे का वक्त था। धुंध अभी पूरी तरह छंटी भी नहीं थी कि थाना श्यामपुर के एसएचओ मनोज शर्मा को जंगल में एक जली हुई लाश मिलने की सूचना मिली। खबर की गंभीरता समझते ही उन्होंने देर न करते हुए एसएसए मनोज रावत और कुछ पुलिस कर्मियों को साथ लिया और तुरंत बताए गए स्थान की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने ये सूचना सीओ एस नेगी, एसपी सिटी पंकज गैरोला, एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल तक भी पहुंचा दी। घटनास्थल ज्यादा दूर नहीं था। हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर गांव गाजीवाली में खैरा ढाबे के पीछे झाड़ियों का इलाका, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी। इसलिए एसएचओ मनोज शर्मा कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए। जंगल के उस हिस्से में पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर कोई डरा और हैरान था। पुलिस ने भीड़ को थोड़ा पीछे हटाया और एसएचओ शर्मा ने लाश का निरीक्षण शुरू किया। शव पूरी तरह जल चुका था। बस पैरों के पंजे और दोनों हाथों की कलाइयां जलने से बच गई थी। पैरों में पड़े बिछुए और पंजे में बंधा काला कपड़ा देखकर एसएचओ शर्मा ने अनुमान लगाया कि यह किसी महिला का शव है। तुरंत ही उन्होंने ये संभावना जताई कि हत्यारों ने जंगल जैसे सुनसान इलाके में इसलिए लाश जलाई होगी ताकि पहचान पूरी तरह मिट जाए। एसएचओ ने सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु से बात की, क्योंकि शव को सबसे पहले उसी ने देखा था। उन्होंने घटना की पूरी जानकारी शांत स्वर में पुलिस को दी। चूंकि ये महिला का शव था, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचनामा कराने के लिए एसएचओ ने महिला थानेदार अंजना चौहान को भी मौके पर बुलवा लिया। जंगल के उस सुनसान हिस्से में पुलिस अपनी प्रारंभिक कार्रवाई कर ही रही थी कि कुछ देर बाद सीओ एस नेगी, एसपी सिटी पंकज गैरोला, एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। जैसे जैसे वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे, माहौल और गंभीर होता गया। चारों ओर लगी भीड़ को दूर किया गया और जगह को पूरी तरह घेराबंदी कर दिया गया।
फोरेंसिक टीम ने बिना समय गवाए काम शुरू किया। जली हुई लाश के कई कोणों से तस्वीरें ली गई। आसपास की मिट्टी, राख और जले हुए कपड़ों के टुकड़ों को सावधानी से उठाया गया। हर सबूत महत्वपूर्ण हो सकता था, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर का मामला बन चुका था। ऐसी हत्या जिसमें मृतका की पहचान तक नहीं थी। मृतका कौन है, कहाँ की है, उसे किसने यहां लाकर जलाया, इन सभी सवालों ने पुलिस को उलझा दिया। इसी वजह से एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने तुरंत सीआईयू यूनिट प्रभारी नरेंद्र बिष्ट और उनकी टीम को भी घटनास्थल पर बुलवा लिया। उन्हें उम्मीद थी कि विशेषज्ञ टीम किसी सुराग तक पहुंच सकेगी। सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान करना था। पुलिस ने वहां मौजूद स्थानीय लोगों से पूछताछ की। क्या किसी ने आसपास कोई संदिग्ध वाहन देखा था? क्या किसी महिला के गुम होने की खबर मिली थी? लेकिन किसी के पास कोई सूचना नहीं थी। हर जवाब ने मामले को और पेचीदा बना दिया। तभी एसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर महिला थानेदार अंजना चौहान ने जली हुई डेड बॉडी को आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजने की व्यवस्था कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल स्वयं जांच में शामिल हो गए। उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम गठित की। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा के निर्देशन और सीओ एस नेगी की अध्यक्षता में टीम में एसएचओ मनोज शर्मा, सीआईयू इंस्पेक्टर नरेंद्र बिष्ट, एसआई गगन मैठानी, नवीन चौहान, मनोज रावत, कांस्टेबल राहुल देव सहित कई पुलिसकर्मी शामिल किए गए। एसएसपी ने स्पष्ट आदेश दिए, आसपास लगे हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाए, चाहे फुटेज कितनी भी पुरानी क्यों न हो। जंगल के इस रास्ते से होकर कौन कौन आया था, किसने रात में आवाजाही की थी, हर चीज की जांच जरूरी थी। इसके बाद पुलिस टीम पूरी गंभीरता से जांच में जुट गई। जांच की रफ्तार अब तेज हो चुकी थी। पुलिस टीम सबसे पहले उन रास्तों की तरफ बढ़ी जहां रात के समय ज्यादा गाड़ियां गुजरती थी। नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर दो महत्वपूर्ण स्थान थे। पहले पीनाक होटल और लगभग 500 मीटर आगे उमेश्वर धाम। दोनों जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। टीम ने सबसे पहले बीती रात की फुटेज निकाली और एक एक फ्रेम का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। फुटेज देखने के दौरान पुलिस को पता चला कि उस रात कुल 842 छोटे बड़े वाहन इस रास्ते से गुजरे थे। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि हर गाड़ी को बारीकी से देखना अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन फिर भी पुलिस की तर्क यही कहता था कि मृतका को किसी छोटे वाहन में लाया गया होगा, क्योंकि बड़े वाहन आसानी से नजर आ जाते हैं और संदेह जल्दी खींचते हैं। इसलिए टीम छोटे वाहनों की फुटेज पर अधिक ध्यान दे रही थी। अगले दिन भी जांच जारी रही। टीम हरिद्वार से रायवाला तक लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही थी। हालांकि मृतका की पहचान से जुड़ी कोई ठोस जानकारी अब भी नहीं मिली थी, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो बात सीआईयू प्रभारी नरेंद्र बिष्ट के दिमाग में अटक गई थी। पीनाक होटल और उमेश्वर धाम की दूरी मात्र 500 मीटर से भी कम थी। सामान्यतः सभी गाड़ियां इस दूरी को 2 से 3 मिनट में तय करती थी। ये बात फुटेज में भी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी रात एक सफेद कंटेनर ऐसा था जो पीनाक होटल से चलकर उमेश्वर धाम के कैमरे में पूरे 19 मिनट बाद दिखाई दिया। इतनी कम दूरी पर यह असामान्य विलंब किसी भी सामान्य वजह से नहीं हो सकता था। सीआईयू प्रभारी नरेंद्र बिष्ट ने तुरंत फुटेज को फिर से कई बार चलाया। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता साफ झलक रही थी। सड़क पर कोई रुकावट नहीं थी, नहीं ट्रैफिक का ऐसा दबाव जो किसी वाहन को 19 मिनट रोक सके। इस असामान्य समय अंतर ने उनके शक को और गहरा कर दिया। अब बिष्ट की नजर एकदम साफ थी। सफेद कंटेनर ही वो सुराग था जो इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को खोल सकता था। सफेद कंटेनर पर शक अब इतना गहरा चुका था कि पुलिस ने इस केस की पूरी डोर उसी से पकड़ने का फैसला कर लिया। फुटेज में दिखे असामान्य 19 मिनट अब जांच की सबसे अहम कड़ी बन चुके थे। सबसे पहले पुलिस ने कंटेनर के रजिस्ट्रेशन नंबर UK 18 CA 4788 की जांच कराई। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार ये कंटेनर जिंदल वेजिटेबल कंपनी, नारायण नगर इंडस्ट्रियल एरिया, काशीपुर, उत्तराखंड के नाम से पंजीकृत था। बस फिर क्या था, एक पुलिस टीम तुरंत काशीपुर के लिए रवाना कर दी गई। काशीपुर पहुंचकर पुलिस टीम ने जिंदल वेजिटेबल कंपनी के मालिक से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वही कंटेनर घटना वाली रात सलमान नामक चालक लेकर देहरादून मंडी गया था। इतना ही नहीं, मालिक ने यह भी बताया कि सलमान लगभग 2 दिन बाद कंटेनर लेकर वापस लौटा था और इस समय वो उसी कंटेनर के साथ पानीपत, हरियाणा की ओर गया हुआ है। अब पुलिस को सलमान के बारे में और जानकारी चाहिए थी। टीम ने उसके घर मझरा लक्ष्मीपुर, कोतवाली काशीपुर का रुख किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की।
यहीं से कहानी ने चौंकाने वाला मोड़ लिया। आसपास के लोगों ने बताया कि सलमान के परिवार में उसका एक भाई और 2 बहनें हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि सलमान के प्रेम संबंध मोहल्ले की एक विवाहित महिला सीमा खातून से चल रहे थे। ये बात मोहल्ले में काफी चर्चित थी। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। सीमा खातून 17 अक्टूबर 2025 से ही लापता थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही कोतवाली काशीपुर की पुलिस चौकी बांसकुड़ावा में दर्ज थी। और भी हैरानी की बात यह थी कि सीमा को अंतिम बार मोहल्ले की महिला मेहरुन्निसा के साथ जाते हुए देखा गया था। उसी के बाद से वो गायब थी। काशीपुर पुलिस भी सीमा की तलाश कर रही थी। लेकिन अब इस ब्लाइंड मर्डर की जांच कर रही टीम को महसूस होने लगा कि दोनों के शायद एक ही धागे से जुड़े हुए हैं और वो धागा पकड़कर उन्हें सीधे ले जा रहा था, सलमान तक। टीम ने जब सीमा खातून की फोटो देखी तो उन्हें पहला ही झटका लगा। चेहरा, नाक नक्श, कंधों की बनावट, सब कुछ उस जली हुई मृतका से काफी मेल खा रहा था। लेकिन पुलिस को बिना पुख्ता सबूत के निष्कर्ष पर पहुंच जाना मंजूर नहीं था। इसलिए टीम ने सीमा के लापता होने वाले दिन की काशीपुर की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। जब फुटेज चली तो स्क्रीन पर दिखी सीमा काले सूट में मेहरुन्निसा के साथ कहीं जाती हुई। ये वही काला सूट था जिसका अधजला कपड़ा श्यामपुर के जंगल में मिले शव के पैरों के पास बरामद हुआ था। अब पुलिस टीम को पूरा विश्वास हो गया कि जंगल में मिला जला हुआ शव सीमा खातून का ही था। सारी कड़ियां अब तेजी से सलमान और मेहरुन्निसा की ओर इशारा कर रही थी। श्यामपुर पुलिस टीम ने तय किया कि अब अगला कदम मेहरुन्निसा से कठोर पूछताछ ही इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझा सकता है। काशीपुर कोतवाली में मेहरुन्निसा को बुलाया गया। जैसे ही वो आई, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी निगाहें जमीन पर गड़ी थीं और हाथ बार बार कांप रहे थे। पुलिस ने उससे सीमा के लापता होने के बारे में सामान्य सवालों से शुरुआत की, लेकिन मेहरुन्निसा बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्विकार खड़ी रही, मानो सच को छिपाने के लिए खुद को पत्थर बना लिया हो। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं चला। सीआईयू इंचार्ज नरेंद्र बिष्ट ने मेहरुन्निसा की आंखों में आंखें डालकर कड़े स्वर में कहा, या तो सीमा के लापता होने की सच्चाई अभी इसी वक्त बता दो, वरना याद रखो पुलिस के सामने मुर्दे भी बोलने लगते हैं। ये बात सुनकर मेहरुन्निसा की देह जैसे कांप उठी। बिष्ट की कड़ी चेतावनी ने आखिर वो असर दिखा ही दिया जिसकी अपेक्षा पुलिस कर रही थी। मेहरुन्निसा का चेहरा ढह गया और उसकी आंखों में जमा हुआ डर धीरे धीरे बाहर आने लगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो टूट गई। उसने स्वीकार किया कि 17 अक्टूबर 2025 की रात को उसने और सलमान ने मिलकर सीमा खातून की हत्या की थी और उसी रात सलमान सीमा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कंटेनर में ले गया था। मेहरुन्निसा का बयान दर्ज होते ही श्यामपुर पुलिस टीम उसे लेकर काशीपुर पहुंची ताकि मृतका की पूरी तरह पहचान सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने सीमा के कपड़े और उसकी तस्वीरें उसके परिवारजनों को दिखाई। सीमा का शौहर शादाब, उसका भाई मेहंदी हसन और मेहरुन्निसा तीनों को थाना श्यामपुर बुलाया गया। जैसे ही जला हुआ शव सामने लाया गया, शादाब ने कांपती आवाज में टूटते दिल के साथ कहा, हाँ, ये सीमा ही है। पहचान की पुष्टि हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। उसमें साफ लिखा था, सीमा की मौत गला घोंटने से हुई थी। शरीर को बाद में जलाया गया था ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। मेहरुन्निसा को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब पुलिस सलमान की तलाश में थी। उसी शाम श्यामपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रसियाबड़ के पास उस सफेद कंटेनर को रोक लिया और सलमान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसे थाना श्यामपुर लाया गया। थाने में प्रवेश करते ही सलमान की निगाह मेहरुन्निसा पर पड़ी और उसी क्षण उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि असलियत सामने आ चुकी है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। सलमान ने बिना किसी दबाव के स्वीकार कर लिया कि उसने और मेहरुन्निसा ने मिलकर सीमा की हत्या की थी। पूछताछ में उसने प्रेम संबंध, विवाद, हत्या और शव को जलाकर ठिकाने लगाने तक की पूरी कहानी विस्तार से बता दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई डीजल की जेरीकेन भी बरामद कर ली। एसएचओ मनोज शर्मा ने सलमान और मेहरुन्निसा की गिरफ्तारी की खबर तुरंत ही एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल तक पहुंचा दी। ये वही खबर थी जिसका इंतजार पूरी जांच टीम पिछले कई दिनों से कर रही थी। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी आखिर सुलझ चुकी थी। इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 की शाम को हरिद्वार के मायापुर स्थित एसपी सिटी कार्यालय में एक औपचारिक प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस प्रेसवार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले का विस्तार से खुलासा किया
कैसे एक जली हुई अज्ञात लाश से शुरुआत हुई, कैसे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने जांच को दिशा दी, और कैसे सलमान व मेहरुन्निसा की गिरफ्तारी ने इस हत्याकांड का सच सामने ला दिया। प्रेस के सामने ये घोषणा होते ही मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। प्रेस वार्ता के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों सलमान और मेहरुन्निसा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब इस पूरे मामले की आगे की जिम्मेदारी एसएचओ मनोज शर्मा के कंधों पर थी, जो इस हत्याकांड की तफ्तीश कर रहे थे। श्री शर्मा तेजी से सबूत जुटा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज से लेकर बरामद वस्तुओं तक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर गवाहों के बयान तक, ताकि कोई भी कड़ी कमजोर न पड़े। उनका अगला कदम था पूरी चार्जशीट तैयार कर समय पर कोर्ट में दाखिल करना, और इसी दिशा में वे पूरी गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, क्या होता जा रहा है, बहुत दुखद घटना है। मौत ने खुद तृप्ति और अविनाश को बुलाया। मैम वाकई ये बहुत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, पति तो पति, यहां अपना पिता भी काम नहीं आया। मैम हर किसी को ऐसे समय में अपने साथ की जरूरत होती है। जब अपने ही साथ न दे तो इंसान अंदर से टूट जाता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, हरिणी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहते हुए भी भटक गई, जिसका अंजाम अंततः मौत पर जाकर रुका। मैम कभी कभी इंसान सब कुछ होते हुए भी एक गलत कदम उठा लेता है और उसी एक पल की भूल पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स नहीं टिकते और लोग जितनी जल्दी ये बात एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है। दे शुड हैव टॉक्ड इट आउट इंस्टेड। आकांक्षा वाज अवॉइडिंग इट, और अगर अर्पित समझदारी से काम लेता तो आज उसे जेल की हवा नहीं खानी पड़ती। मैम लॉन्ग डिस्टेंस खुद में ही मुश्किल होता है, बट इट डजंट मीन हर बार नाकाम ही हो। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से जरूरी होती है। सिर्फ आकांक्षा को ब्लेम करना सही नहीं है। अर्पित अगर सही तरीके से बात करता और इमोशंस पर कंट्रोल रखता तो हालात शायद यहां तक नहीं पहुंचते। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, सचिन कितना शरीफ बंदा था, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक था। किसी इंसान के अंदर कैसी मानसिकता होती है ये कोई नहीं बता सकता। मैम बिल्कुल सही कहा, इंसान का असली चेहरा समझना बहुत मुश्किल होता है। बाहर से सब कुछ अलग ही दिखता है। मैम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, स्त्री हो या पुरुष, प्यार में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि अपने हित के अलावा और कुछ नहीं सोचते। ऐसी औरत की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर प्यार अंधा हो सकता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। बच्चों का भविष्य दोनों अभिभावकों की सोच और कर्म से बनता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड इट्स इवन डिस्गस्टिंग टू थिंक अबाउट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप that exists between a wife and a nephew. Ma'am, I completely understand how disturbing this is. It's truly upsetting and difficult to process. Situations like this shake your faith in relationships and values. Ma'am, thank you very much for your support. श्याम बहादुर गुप्ता सर ने कमेंट किया है, दो शादियां करने के बाद भी अपनी वासना की पूर्ति के लिए तीसरी महिला की सुंदरता पर आसक्त होना, उसे धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाना और अपनी इच्छा पूरी होने के बाद उसकी हत्या करना, यह कैसा न्याय है? हत्या करके उसे क्या मिला? सिर्फ जेल की सलाखें। सर ये न्याय नहीं बल्कि घोर अपराध है। वासना में अंधा होकर किसी की जिंदगी छीन लेना न मर्दानगी है न हक। ऐसी दरिंदगी का अंत सिर्फ पछतावे, बदनामी और जेल की सलाखों के पीछे सड़ी हुई जिंदगी के रूप में ही होता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, वेरी वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेखा सोकल जी ने कमेंट किया है, पिता को दहेज नहीं देना चाहिए था। जब उन्होंने 20 लाख रुपए मांगे तभी रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। ऐसे दहेज के भूखे भेड़ियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, दहेज मांगना अपराध है और ऐसे रिश्तों को समय रहते खत्म कर देना ही समझदारी होती है। समाज को मिलकर ऐसे गलत रिवाजों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और दोषियों को कानून के अनुसार सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैम आपके सपोर्ट
और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नवाब अंसारी जी ने कमेंट किया है, मैं भी फतेहवादी कैनाल के पास रहती हूं, अब तो यहां रहने में भी डर लगता है। सर अंसारी जी, आपकी बात समझ में आती है, ऐसी स्थिति में डर लगना स्वाभाविक है। आप अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राम दुलारी उपाध्याय जी ने कमेंट किया है, जब लड़का और लड़की सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे तो उन्हें अपने मां बाप के पास वापस नहीं आना था। मैम ऐसी स्थिति में यही सबसे सुरक्षित और सही निर्णय था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनका वापस लौटना तय था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मदन सिंह जी ने कमेंट किया है, वास्तव में औरतों पर बहुत पुराने जमाने से अत्याचार होते आए हैं और अब उसके खिलाफ बगावत हो रही है। औरत अब संघर्ष के रास्ते पर उतर आई है। आजकल लड़कों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। हालांकि सभी लड़कियां बुरी नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि औरतों पर सैकड़ों वर्षों से अत्याचार होते आए हैं। सर आपकी बात में सच्चाई है कि महिलाओं पर सदियों से अत्याचार होते आए हैं और उनके खिलाफ आवाज उठना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि आज के समय में कुछ मामलों में पुरुष भी अन्याय का शिकार हो रहे हैं। किसी एक वर्ग को पूरी तरह दोषी ठहराना सही नहीं है। समस्या इंसान की सोच और उसके गलत व्यवहार में है, न कि किसी एक जेंडर में। सही समाधान तभी निकलेगा जब हम हर तरह के अन्याय के खिलाफ बिना भेदभाव के आवाज उठाएं। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जय आदिशक्ति जी ने कमेंट किया है, मरने लायक ही थी, अच्छा हुआ। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कोमल प्रसाद जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रॉय म्यूजिक पिया नाम के आईडी से कमेंट आया है, बेचारा लड़का क्यों गया कैंसर लोगों के साथ रिश्ता करने। मैम हर किसी के फैसले के पीछे उसकी अपनी सोच और भावना होती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नजमा जावेद जी ने कमेंट किया है, इंसानियत को दागदार करने वाले ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैम बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में इंसानियत और न्याय पर भरोसा बना रहे। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आरिफ भट्ट जी ने कमेंट किया है, एवरी वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज 100% ट्रू। लव फ्रॉम दासका, पाकिस्तान। सर थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, इट ट्रूली मीन्स अ लॉट टू अस। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे विवेक कुमार जी, सत्यनारायण लहरे जी, स्मितल जी, मुकेश शर्मा जी, समीनाज जी, गणेश सौद जी, अलक जोत सिंह जी, जहीर डॉन जी, सनी भंडारी जी, विनोद राजपूत जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।